आइलैंड का मोस्ट ट्रस्टेड शोरूम सैलीला टीवीएस, बथुबस्ती अटीआर रोड, नियर लुलु शॉपिंग मॉल। यहाँ मिलेगा टीवीएस का कंप्लीट लेटेस्ट रेंज, जुपिटर 111, 125, जेस्ट एंटॉर्क 125, 150, रेडर अपाची 107, आरटीआर 310 और आरआर 310। इलेक्ट्रिक सेगमेंट में आईकूबे इलेक्ट्रिक विद 100 टू 190 किलोमीटर रेंज और ऑर्बिटर इलेक्ट्रिक फुल स्टॉक में। टू व्हीलर्स पर 5 साल वारंटी, बेस्ट टेक्निकल सपोर्ट, प्रोफेशनल सर्विसिंग और ओरिजिनल टीवीएस स्पेयर पार्ट्स हमेशा अवेलेबल। कमर्शियल के लिए टीवीएस 3 व्हीलर ऑटो भी रेडी डिलीवरी में। इजी ईएमआई, लो डाउन पेमेंट और इंस्टेंट अप्रूवल भी मिलेगा। कॉन्टैक्ट 9932082229। विजिट नाउ सैलीला टीवीएस। सभी को नमस्कार। आप सभी को यहाँ पर बुलाने का एक मकसद था। कल आप लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा बीजेपी के द्वारा, तो और हमारा पार्टी का जिम्मेदारी है कि जब हमारे ऊपर गलत आरोप लगता है तो हमको अपना बात रखना, ये हमारा जिम्मेदारी है। क्योंकि आज के समय में जो मीडिया है उसी के ज़रिए, और वो भी स्पेशली ये डिजिटल मीडिया, यही एक हमारा माध्यम बचा है जो हम अपनी बातों को आपके सामने रख सकते हैं। क्योंकि बाकी कोई मीडिया रहा ही नहीं हमारा बात को पहुंचाने के लिए। मेरे सामने शायद पेपर भी पड़ा, मैं अभी देख रहा। देखिए जो कल आप लोगों ने कवर किया वो पूरा जो मिनिस्टर साहब आया, देखिए उनका फुल पेज उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस का है। इससे पहले दिन का जो डेली टेलीग्राम है, अगर वो भी मेरे हाथ में नहीं है, उसमें अगर आप देखोगे तो मोदी जी का फुल पेज, उनका जो भाषण है उसको छाप दिया गया। ये समझना ज़रूरी था। और पूरे देश में और पूरे दुनिया में और जितना भी मीडिया है, प्रिंट हो इलेक्ट्रॉनिक हो, सब मीडिया में एक परसेप्शन बना दिया गया कांग्रेस को लेकर कि कांग्रेस ने वुमेन रिजर्वेशन बिल का विरोध किया। ये आज मैं इस आपके चैनल के माध्यम से आज मैं आपके सामने में बात रखना चाहूँगा। पहले तो ये समझना ज़रूरी है, क्या कांग्रेस ने इस बिल का विरोध किया, वुमेन रिजर्वेशन बिल का, या एक्चुअल में क्या था, ये समझना ज़रूरी है। क्योंकि आज जहाँ पे भी चर्चा हो रहा है, मैं जितना भी टीवी चैनल खोल के देख रहा हूँ, जितना भी नेशनल न्यूज़पेपर देख रहा हूँ, सब में एक ही चीज़ हेडलाइंस है कि कांग्रेस ने वुमेन रिजर्वेशन बिल का अपोज किया और कांग्रेस ने इस बिल को गिरा दिया। ये समझना ज़रूरी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, पहला बात तो कांग्रेस ने कभी इस बिल का विरोध नहीं किया। कांग्रेस और बाकी जितने भी अपोजिशन पार्टी के सपोर्ट के तहत ही ये बिल को पार्लियामेंट में 2023 में राज्यसभा और लोकसभा में पास हुआ। 2023 में इस बिल को पास करने के बाद 2026 के 17 तारीख को गवर्नमेंट की तरफ से इसका गैजेट नोटिफिकेशन होता है। इस टाइमलाइन को भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। बिल पास हुआ लोकसभा और राज्यसभा में 2023 में कांग्रेस के सपोर्ट से और जितने भी अपोजिशन पार्टी के सपोर्ट से। अगर उस वक्त भी इस बिल को अगर अपोज करते तो शायद उस वक्त भी ये बिल नहीं पास होता, बट कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं किया। कांग्रेस हमेशा महिलाओं के साथ खड़ा था और जितने भी बाकी अपोजिशन पार्टी सभी ने मिलकर इस बिल को पास किया। 2023 में बिल लोकसभा राज्यसभा में भारी बहुमत से बिल पास हुआ। और उसके बाद का अगर वीडियो, क्योंकि टीवी में तो हम नहीं देख सकते, आपके पास जो मोबाइल सब है आप लोग देखिएगा, मोदी जी जैसे वो बिल पास हुआ उसके बाद बीजेपी का ऑफिस में गया, बहुत बड़ा रैली हुआ, उनको बहुत बड़ा ग्रैंड सेलिब्रेशन हुआ कि आज देश का इतिहास में ऐसा दिन कभी नहीं आएगा कि आज महिला आरक्षण बिल पास हो गया। तो इसको बहुत सेलिब्रेट किया और बहुत कोशिश किया कि 2024 में इसको पब्लिसिटी करने के लिए और लोगों से वोट लेने के लिए इस मुद्दे को बना के रख के बहुत कोशिश किया, इसको पॉलिटिसाइज किया, प्रचार किया। तो मुझे लगा कि अभी क्या ज़रूरत है और ये पूरा हेडलाइंस क्यों बना, इस चीज़ को आपको समझना जरूरी है कि 2023 का बिल पास होता है 2023 में, उसका गैजेट नोटिफिकेशन आता है 2026 के 17 तारीख को इस महीने का, और ऑल ऑफ सडन पार्लियामेंट में एक सेशन बुलाया जाता है जिसमें ये 3 बिल लाया जाता है, जिसमें सभी लोग को ये बोला, क्योंकि हम लोग को भी नहीं पता, क्योंकि जब तक हम वो बिल नहीं पढ़े थे, जब तक उस बिल को नहीं देखा था, तो हम लोग को भी नहीं समझ आ रहा था। क्योंकि हम लोग महिला कांग्रेस के साथ मिलकर हम लोगों ने एक धरना भी दिया था, तब भी हम लोग को बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं, तब भी हम लोग को लग रहा था कि कोई महिला बिल कुछ आ रहा है। बाद में समझ में आया ये महिला बिल है ही नहीं, ये महिला के नाम पे, आड़ पे ये लोग डिलिमिटेशन करवाना चाह रहे थे। तो इस चीज़ को समझना होगा। और 2023 का बिल को मैं जस्ट आपके सामने में, वो बिल कोई और नहीं लाया ना, बीजेपी पार्टी लाया, सबको पता है। बीजेपी पार्टी ने उस बिल में क्या लिखा था कि हम महिला आरक्षण बिल ला रहे हैं, और ये बिल को पास करना, पास भी हो गया। बिल में क्या लिखा था कि 2026 में जनगणना होगा, सेंसस होगा, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद रिजर्वेशन होगा। ये किसी और ने नहीं लिखा उस बिल पे,
मोदी साहब ने लिखा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ड्राफ्ट किया हुआ बिल था और ये बिल में यही लिखा, आज भी इंटरनेट में अवेलेबल है और वही बिल आज नोटिफाई हुआ है, गैजेट नोटिफाई हुआ। उस बिल में क्लियरली लिखा था, और ये बिल बीजेपी के द्वारा लाया गया बिल 2023 में, उसमें ये लिखा था ये बिल इंप्लीमेंट होगा कब, जब सेंसस हो जाएगा और सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होगा, डिलिमिटेशन के बाद रिजर्वेशन होगा। तो ऑलरेडी सेंसस चालू हो गया, और सेंसस को करने के लिए आपको पता कितना बजट भारत सरकार ने रखा, ये जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा आप सबका टैक्स का पैसा है। 12,000 करोड़ इस सेंसस को करने के लिए भारत सरकार ने बजट में रखा। 12,000 करोड़ से सेंसस हो रहा है, और ऑलरेडी सेंसस शुरू हो गया। आपको पता है अंडमान में भी सेंसस चल रहा है। तो ऐसा क्या कारण है कि ऑल ऑफ सडन आप जो बिल 2023 में लाए थे उसको संशोधन करना पड़ रहा है आपको 2026 में, और संशोधन के लिए आपने पार्लियामेंट में स्पेशल सेशन बुला भी दिया था, पर आप लोग एक चीज भूल गए थे, भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार, अरे हमने तो इस बिल को गैजेट नोटिफाई किया ही नहीं। तो रातों रात, ऑल ऑफ सडन रात को आपने, क्योंकि किसी भी चीज को अमेंड करना है तो उसको पहले अमल में लाना, तभी तो आप अमेंड कर सकते हो। तो बीजेपी के मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा, क्या देश में लोग इतना बेवकूफ हो गए होंगे? ऐसा तो नहीं होगा, सबको इस चीज पता है। आप एक बिल का अमेंडमेंट के लिए आप बिल पेश कर रहे हो, तो पहले तो बिल को गैजेट नोटिफाई होना है, लेकिन गैजेट नोटिफाई 2023 से 2026 के अप्रैल 17 तारीख नहीं हुआ था। लेकिन 17 तारीख के रात को एक 4 लाइन का, खाली ऐसा भी नहीं बहुत, एक 4 लाइन का गैजेट नोटिफिकेशन आता है, जिसमें ये लिखा जाता है कि आज से ये बिल लागू हो रहा है और ये विथ इफेक्ट। तो आज जहां पूरा देश में ढिंडोरा पीटा जा रहा है कि वुमेन रिजर्वेशन बिल को कांग्रेस पार्टी ने गिरा दिया, ये सरासर झूठ है और लोगों को के अंदर एक भ्रम फैलाने का काम। और जहां पे स्पेशली तमिलनाडु और बंगाल में जहां चुनाव चल रहा है, उनको, उन लोगों वोटर्स को मतलब मैनिपुलेट करने के लिए कहीं ना कहीं पूरा प्लानिंग के तहत किया गया, क्योंकि ये पूरा चीज ये ऑलरेडी सब कुछ प्लान था। मेरा सिंपल सा सवाल है, 5 राज्यों में चुनाव था, अगर आपको ये बिल लाना था, ये तीन बिल लाना था और स्पेशल सेशन करना था, तो आप 5 राज्यों को चुनाव से पहले क्यों नहीं किया? और खासकर आपको समझना होगा, जैसे ही असम का चुनाव कंप्लीट हो गया था, असम में चुनाव था, जैसे ही असम का चुनाव कंप्लीट हुआ और पांडिचेरी का चुनाव कंप्लीट हुआ, केरल का चुनाव, क्योंकि असम में आपको पता है हेमंत शर्मा जी और बीजेपी का पूरा मशीनरी वहां लगा था, ये पूरा बीजेपी के लोग असम के चुनाव में प्रचार में थे वहां पे। जैसे असम का चुनाव खत्म हो, इनका टारगेट पॉइंट जब खत्म हुआ, तो इनको लगा कि अब जब बंगाल में चुनाव है और तमिलनाडु में चुनाव है, क्योंकि इनको दिख रहा है कि वहां उनका जनादेश नहीं है, कहीं ये हार ना जाए, इस चीज को देखते हुए, और स्पेशली बंगाल में एक महिला मुख्यमंत्री है और सारा महिला वोटर्स उनको कहीं वोट ना कर दे, इसी चीज को देखते हुए इन्होंने जानबूझकर इस बिल, ये स्पेशल सेशन पार्लियामेंट में बुलाया, ताकि सारे लोग पार्लियामेंट में आए और अपना वहां प्रचार उचार छोड़ के, क्योंकि ये चीज समझना बहुत जरूरी है। आज देश का निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है पता नहीं, क्योंकि जैसे मोदी जी ने आज पूरा कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, तमिलनाडु में हो या वेस्ट बंगाल में हो, जहां जहां चुनाव नहीं हुआ कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। देश का प्रधानमंत्री पूरा देश को संबोधन कर रहा है और हर पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम कर रहा है। ये कंडक्ट रूल के खिलाफ नहीं है क्या? आज ये डेली टेलीग्राम, आप जितना भी गवर्नमेंट मिशनरी को ऐसा प्रचार का माध्यम यूज करो, क्या किसी को समझ नहीं आ रहा है? जो बिल लागू हो चुका है, जो बिल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कर रहा है, और पूरे आप देश में ये भ्रम फैला रहे हो कि कांग्रेस ने इसको बिल गिरा दिया। आज मैं इस जगह से आपको बताना चाहूंगा, कोई भी रिजर्वेशन महीना बिल गिरा नहीं है, आज भी वो इनफोर्स में है, गैजेट नोटिफाई हो चुका है। 2026 में सेंसस चल रहा है, जिसके लिए भारत सरकार ने 12,000 करोड़ रुपया आवंटित करा के रखा है। सेंसस 2026 से 2027 चलेगा। 2027 में डेडलाइन है सेंसस कंप्लीट होने का। जैसे ही सेंसस कंप्लीट होगा तो डिलिमिटेशन होगा, और जैसे ही डिलिमिटेशन कंप्लीट होगा तो रिजर्वेशन का बात शुरू हो जाएगा। और 2029 तो भी बहुत दूर है, 2029 में ही तो रिजर्वेशन मांग रहे हैं, तो ऑलरेडी आपका बिल तो एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्या रीजन था कि आप एक नया एक जुमला लेके लोगों के सामने में आया और लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया? मैं पूरे देश के बारे में तो नहीं बात करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा। मैं उन तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने लोग बैठे थे, खासकर मैं अनिल तिवारी जी से मेरा सवाल होगा कि आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के एक चीज बता रहे थे कि अंडमान में इस बिल के बाद 2 सीट होने वाला था। मैं, मेरे सामने जितना भी मीडिया कर्मी है और अंडमान के जितना भी जनता है, मैं उनसे पूछना चाहूंगा और ये चाहूंगा कि वो सवाल अनिल तिवारी जी से करे, कहां पे ये लिखा है कि अंडमान में 2 सीट होने वाला है? कौन सा बिल में लिखा है, ये मैं जानना चाहता हूं। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा बीजेपी के तमाम लोगों से कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बिल के कौन से पार्ट में कहां पे वो लिखा था कि अंडमान का सीट 2 होने वाला है, क्योंकि अंडमान में फिर एक जुमला देके चले गए लोग।
कि क्लियरली जुमला है। मैं पूछना चाहूंगा कि कहां पे लिखा है, क्योंकि किसी ने शायद आई थिंक निकोबार टाइम्स का तरुण ने पूछा था कि सर अंडमान में इस बिल का क्या, तो उन्होंने सिंपल आंसर दिया, अंडमान में 1 सीट है 2 हो जाएगा। मेरा सवाल है कि बिल का कौन सा प्रोविजन में कहां पे ये लिखा है कि अंडमान का सीट 1 से 2 होने वाला, ये बता दीजिएगा। हम लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि आप अंडमान के लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते हो। और साथ ही साथ उन्होंने बहुत लंबा लंबा भाषण दिया, कांग्रेस को खाली कांग्रेस का ही खोजता रहा, क्योंकि उनको लगा कि उनका अपोजिशन पार्टी तो अंडमान में कांग्रेस है, और राहुल जी का जैसे जैसे राहुल जी का देश में उनका कद ऊंचा हो रहा है, आने वाले समय में उनको दिख रहा है कि कहीं राहुल गांधी जी देश का प्रधानमंत्री नहीं बन जाए, तो कहीं ना कहीं ये पूरा कांग्रेस को बदनाम कर, क्योंकि आप उनका भाषण में अगर आप सुनोगे, मुझे नहीं लगता बाकी पार्टियों को बोला होगा, 99% उन्होंने कांग्रेस का पार्टी का नाम लिया। उसी तरह मोदी जी का भाषण अगर आप सुनोगे, देश के नाम में जो संबोधन किया, उसमें भी मैक्सिमम टाइम उन्होंने कांग्रेस का नाम लिया। आपको मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस हमेशा से महिलाओं के साथ खड़ा है, और हमारा एग्जाम्पल है। मैं स्पेशली वो डायस पे जो बीजेपी में जो लीडर्स बैठे थे, मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। उसमें हमारे प्रदेश के महिला उपाध्यक्ष शीला सिंह जी बैठी थी। मैं आपको बताना चाहूँगा, आज शीला सिंह जी का जो पहचान है, जो एक पॉपुलैरिटी है, जो एक पब्लिकली वो फिगर बन गई, कहाँ से बना, ये आपको समझना जरूरी है। कांग्रेस ने जो 33% का जो रिजर्वेशन बिल लाया था ना, जो राजीव गांधी जी का जो सपना था, और नरसिम्हा राव जी हमारा जब प्राइम मिनिस्टर थे, इस बिल को जो पास करके जब इम्प्लीमेंट हुआ, उस वजह से आज उस डैश में जो लेडीज बैठे थे, जिसमें एक शीला सिंह जी थी, जो आज म्यूनसिपल का चेयरमैन बनी, म्यूनसिपल काउंसिल का इलेक्शन खड़ा होकर जीती। कहाँ से वो महिला रिजर्वेशन अगर वो नहीं मिला होता, कांग्रेस पार्टी अगर वो बिल नहीं लाया होता, तो क्या आज वो महिला वहाँ पे दिखती? ये समझना आपको जरूरी है। आज हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत प्राउड फील करते हैं कि आज हमारे अंडमान निकोबार में, भले वो कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी में, ऐसे लीडर्स हैं। मैं नाम लेके बोलना चाहूँगा, शीला सिंह जैसे लीडर है, हमारे कांग्रेस पार्टी में भी बहुत अच्छे अच्छे लीडर है, रत्ना मैडम हो या पुष्पांजलि मैडम हो या शांता लक्ष्मण सिंह जी हो, जुबैदा जी हो या मरियम, हमारे कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे लीडर हैं, और बीजेपी में भी हो। हम इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं और इस बड़ा प्राउड से बोलते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी वो 33% रिजर्वेशन का बिल लाया नहीं होता लोकल बॉडी इलेक्शन या म्यूनसिपल इलेक्शन में, तो आज ये जितने महिला हम नाम आपके सामने में रख रहे हैं, ये शायद नहीं होते। और ये हमें प्राउड भी इस बात का है कि आने वाले समय में अगर अंडमान में महिला रिजर्वेशन होता है, अगर अंडमान में कभी आने वाला जो 2029 में अगर हो जाए, हम तो चाहते हैं कि रिजर्वेशन कर दे, अगर 2029 में महिला रिजर्वेशन होता है, तो हमारे पास बहुत सारे महिला हैं, जिसमें मैं शीला सिंह जी का भी नाम, लेकिन वो उन लोग को भी ये नहीं पता कि वो किसके ऊपर आरोप लगा रहे, जिसके बलबूते पे, जिसके वजह से आज आप चुन के चेयरमैन तक बन गए अंडमान में, म्यूनसिपल काउंसिल का कई लोग लीडर बन गए, आज उस पार्टी को आप कोस रहे हो। ये आपको समझना होगा। आपने यूपी का एग्जाम्पल दिया, यूपी में लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन जब से निकाल ये लोकल बॉडी इलेक्शंस में सब में 33% का रिजर्वेशन दिया, तब से लोग आज अपना क्या बोलेंगे, लोकल बॉडी इलेक्शन में लोग कंटेस्ट करते हैं। आज छोटे लेवल से बड़ा लेवल तक वो लीडर बन के निकल के आ रहे हैं। तो ये हमको समझना होगा। आज ये हमारे ऊपर हमें आरोप लगा रहे हैं, तो हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, मुझे समझ ही नहीं आया, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने के लिए देश का एक मंत्री को आना पड़ा, और कौन सा मंत्री आया? फिशरीज का मंत्री। तो मैं उनके लिए, और बीजेपी जो लोग बैठे थे, मैं उनको एक बात कहना चाहूँगा। आपको पता होगा अंडमान में, क्योंकि वो फिशरीज का मिनिस्टर, तो मैं फिशरीज का मुद्दा आपके सामने में रखना चाहता। अंडमान में सबसे ज़्यादा मच्छी कौन बेचता है बताइएगा? टोकरी में रख के मच्छी कौन बेचता है? फिशरमैन वुमन बेचता है। कोई मर्द को नहीं देखा होगा या कोई जेंट्स को नहीं देखा होगा टोकरी सिर पे रख के मच्छी बेचता होगा। किसी को देखा आप लोगों ने? तो अंडमान में जितना ज़्यादा मछलियाँ महिलाएं बेचती, मुझे नहीं लगता कोई बेचता होगा। तो मुझे बड़ा उम्मीद था कि ये मिनिस्टर अंडमान आया तो कम से कम अंडमान के फिशरमैन वुमन के बारे में कोई बात बोलेगा, क्योंकि भारत सरकार के पैसा से आया, आप मंत्री हो। क्योंकि अनिल तिवारी जी ने हमारे पर एक लांछन लगाया कि कांग्रेस का जितना भी लीडर है पिकनिक बनाने जाते हैं बाकी स्टेट में, जब भी इलेक्शन होता है ये पिकनिक बनाने जाते हैं। मैं आज इस मंच से आपको बोलना चाहूँगा, आज अंडमान में जितना मिनिस्टर आ रहे हैं, ये केवल पिकनिक बनाने आ रहे हैं। जैसा कल आया कुरियन साहब पिकनिक बनाने, आप क्योंकि आप मीडिया वाले हैं, आप आए दिन आप लोग मीडिया पे न्यूज़ कवर करते हैं, रेगुलर बेसिस में आप लोगों ने न्यूज़ कवर करते हैं। जब भी उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, मोस्टली उनका एक मिनिस्टर दिल्ली से आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। सोच के देखिएगा, मिनिस्टर लेवल का लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए अंडमान आता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पिकनिक बना के चला जाता है। तो मैं जो चीज़ आपको बता रहा था,
हम लोग को उम्मीद था ये फिशरी सेक्टर के मिनिस्टर है, ये अंडमान के फिशरीज सेक्टर में कुछ बात बोलेंगे, उनका बात फिशरी सेक्टर से रिलेटेड होगा। क्योंकि मैं ये बात इसलिए बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि कल जब ये मिनिस्टर आए थे, काफ़ी हमारे जो पार्टी के महिला फिशरमैन उन्होंने हमको बोला कि हम लोग आज इतना तकलीफ में, क्या मिनिस्टर को नहीं दिखता कि हमारे बारे में बात रखे, या अनिल तिवारी जी को नहीं दिखता, या शीला सिंह जी को नहीं दिखता, या बीजेपी के जितने भी लीडर बैठे उनको नहीं दिखता। मैं तकलीफ आपको बताना चाहूँगा। आज वो लेडी, आज अंडमान में चारों तरफ मच्छी है, आपको पता है, मच्छी मतलब भरमार है। और पूरे वर्ल्ड में अंडमान ही एक ऐसा जगह है जहाँ मच्छी अपने एज के साथ मर जा रहा है क्योंकि उसको हम कैच नहीं कर पा रहे, उसको पकड़ नहीं पा रहे, क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा मच्छी है। और हम पकड़ते क्यों नहीं आपको पता है, क्योंकि हम पकड़ के यहाँ से बेच नहीं सकते, क्योंकि हमारे यहाँ से डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं है, डायरेक्ट इंटरनेशनल शिप नहीं है कि हम यहाँ से मच्छी बेच पाए। तो सबसे बड़ा रीज़न है कि हम यहाँ पे मच्छी हमारे पास होते हुए भी हम ठीक से कैचमेंट नहीं कर पाते। दूसरा जो मैंने रेट का बोला, जो लेडी टोकरी पे मच्छी रख के बेचती है वो मच्छी खुद महंगा खरीदती है, वो महंगा खरीदती है तभी हमको महंगा वो बेचना पड़ता है, और महंगा हम लोग खरीदते हैं। वो महंगा क्यों खरीदती है आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि वो जिनसे मच्छी खरीदते हैं, जो बोट वाला है वो बोट पे आइस लेके जाता है, और बोट पे जो आइस लेके जाता है उसका आइस फैक्ट्री है, और आइस फैक्ट्री में जो आइस बनता है, अगर आप अंडमान में आई थिंक 3 या 4 ही आइस फैक्ट्री है पूरे एंटायर अंडमान निकोबार में। मैं चाहूँगा कि आप लोग एक स्टोरी ज़रूर उनके ऊपर भी करें। ये 3-4 आइस फैक्ट्री से आप जाके पूछिएगा उनका महीना का करंट बिल कितना आता है। महीना का करंट बिल करीब करीब 4 लाख से 4.5 लाख रुपये का उनका बिल आता है, जिस वजह से वो महंगा आइस मछुआरों को देते हैं, और मछुआरे महंगा आइस लेते हैं, उस वजह से मच्छी हमको महंगा मिलता है, और वो जो टोकरी में हमारे माता जो मच्छी बिक्री करते हैं वो महंगा में हमको मच्छी बिक्री करता है। तो इस चीज़ को फिशरमैन कम्युनिटी के द्वारा पिछले कई सालों से एड्रेस किया जा रहा है, कई साल से। मुझे लगता है विष्णु जी को भी बोला गया, ये मैटर विशाल जोली जी ने भी टेकअप किया, अनिल तिवारी जी ने भी टेकअप किया, हर कोई टेकअप किया, लेकिन ये आज तक ये इसका सोल्यूशन नहीं आया। 4.5 लाख का बिल क्यों आता है ये अब समझना होगा, क्योंकि फिशरीज एक सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसको एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि एग्रीकल्चर अगर आप देखेंगे गांव में तालाब वगैरह भी है, तो तालाब में जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन मिलता है वो एग्रीकल्चर के रेट पे मिलता है हमको, उसका जो कंजप्शन चार्जेस है बहुत कम आता है। बट सेम चीज़ जब फिशरी सेक्टर की बात करते हैं वो हमको कमर्शियल इंडस्ट्रियल मीटर के तहत मीटर मिलता है, जिसका टैरिफ बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से 4.5 लाख का बिल है। तो ये मुद्दा हमारा फिशरमैन भाई कई बार उठाया एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, कई बार मिनिस्टर के सामने, बट आज तक नहीं हुआ। तो हम लोग को ये उम्मीद था कि कल मिनिस्टर साहब आए, कहीं ये अनाउंस ना कर दे, यह चीज़ बोल के जाए कि चलो हम लोग, मतलब ये मुद्दा पे आप बात नहीं करके आप दिल्ली से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, वो भी झूठ फैलाने के लिए, जो फैक्ट है ही नहीं कि कांग्रेस ने वुमेन रिजर्वेशन बिल को गिरा दिया, ये तो है ही नहीं। आज तो देश में लागू हो गया वुमेन, और ये वुमेन रिजर्वेशन को लागू करने में सबसे बड़ा हाथ, सबसे बड़ा पार्टी, अपोजिशन पार्टी कांग्रेस पार्टी, और पूरा इंडिया अलायंस उनके साथ खड़ा, तभी ये बिल पास हुआ। आप झूठ फैला रहे हो पूरे, और अंडमान में भी आके बोल दिया कि 1 सीट से 2 सीट हो गया। तो ये चीज़ हमको समझना होगा। उन्होंने एक अनिल तिवारी जी का एक मेरे को लाइन याद आ रहा था, उन्होंने बोला सबका क्या, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मैं पूछना चाहूँगा अनिल तिवारी जी से, ये आपने बहुत अच्छा चीज़ बोला कि बीजेपी पार्टी हमेशा इन चीज़ों पे ही काम करता है, सबका साथ। मैं आज इस जगह से पूछना चाहूँगा अनिल तिवारी जी से, आपने किसका विश्वास जीता था ये डीम्ड यूनिवर्सिटी को, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट करने के लिए? किसके साथ, किसका विश्वास आपने जीता था? क्या किसी से बात किया था, या सबके साथ आपने बात किया था? आपका तो नारा है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, तो आप सबके साथ आपका बात हुआ था, सबका साथ आपको मिला था? ये किससे पूछ के आपने किया था? आज बच्चे सड़क पर है, आज ऐसा हो गया कि लोग आंदोलन कर करके बच्चे थक गए, और फाइनली एक ठंडा बस्ता में धीरे धीरे जा रहा है, क्योंकि जमीन भी आवंटन हो गया, डीम्ड यूनिवर्सिटी को वाइस चांसलर भी अपॉइंट हो गया, तो धीरे धीरे ये जैसा डी ब्राइट का जो हालत है वो धीरे धीरे ये होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये चीज़ हमको समझना। आज आपने चाटम बम्बू फ्लैट का जो हालत है, ये हालत करने के लिए आप किसी के साथ चर्चा किया था? सबका साथ, सबका विश्वास लिया था? आज इतना बड़ा प्रॉब्लम है तो इसमें किसका साथ है आपका? तो ये चीज आपको नहीं दिख रहा है। आज देश में मिनिस्टर आकर अंडमान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जा रहा है, तो अंडमान का मुद्दों में बात करें ना, अंडमान में झूठ फैलाने का जरूरत तो नहीं है। तो आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बस हमको सच लोगों के सामने में रखना है। ये जो झूठ फैलाया जा रहा है, हमने इस बिल का विरोध नहीं किया, ये बिल ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है, और कांग्रेस के वजह से, मैं बार बार इसको स्ट्रेस करके बोल रहा हूं, कांग्रेस और इंडिया अलायंस जितना भी हमारा अपोजिशन पार्टी, उनके वजह से बिल आज देश में लागू हो चुका है। बट बशर्ते पास हुआ था बिल 2023 में, और उसको इंप्लीमेंट करने में 2023 से 2026 इसका अप्रैल का 17 तारीख तक बीजेपी को इंतजार करना पड़ा, क्योंकि ये भूल ही गए थे कि पास तो बिल हो गया, हम तो इसको लागू ही नहीं कराए, क्योंकि लागू करने से पहले उसका अमेंडमेंट बिल ला दिए।
पार्लियामेंट में नया सेशन, स्पेशल सेशन बुला दिया, अचानक इनको कोई बुद्धि दिया कि भाई आपने तो इसको लागू ही नहीं किया, अमेंड कैसा करोगे, तो रातों रात गेजेट नोटिफिकेशन निकलता है कि हम इस बिल को लागू कर रहे हैं। उस रात को बिल गेजेट नोटिफाई होता है और अगले दिन सुबह उसका अमेंडमेंट पेश होता है। सोचने वाला बात है। तो आपको समझ आ रहा होगा कि ये बिल आने का पीछे मकसद खाली बंगाल का चुनाव और तमिलनाडु का चुनाव। आज जैसे ही आप देखिए ना कितना प्रिपरेशन था, लोग अगर नहीं समझ रहे ऐसा, तो जैसे पार्लियामेंट में बिल, ये कौन सा बिल, जो अमेंडमेंट बिल, महिला आरक्षण बिल नहीं, ये समझना जरूरी है क्योंकि सारा न्यूज चैनल यही बोल रहा है कि महिला आरक्षण बिल। तो अमेंडमेंट बिल जैसा ही पार्लियामेंट में फेल हुआ, पार्लियामेंट के बाहर प्ले कार्ड बैनर लेके लोग तैयार, मतलब आप सब चीज पहले से प्रिपेयर करके रखे थे, सब आपको पता था, आपको पता ही था क्योंकि आपके पास नंबर नहीं था, आपको पता था ये अमेंडमेंट बिल पास नहीं हो सकता क्योंकि आपका मंशा ही गलत है। मंशा क्यों गलत है ये समझना जरूरी है। उनका ये कहना था कि 2011 के सेंसस के हिसाब से हम डिलिमिटेशन करेंगे। आप हमको एक बताइएगा ना, डिलिमिटेशन कब होता है? एक छोटा सा एग्जांपल, क्योंकि आप सब बहुत मैच्योर और बहुत इंटेलिजेंट हो, अच्छे यूट्यूबर्स हो, अंडमान का हर स्टोरी को आप कवर करते हैं। डिलिमिटेशन कब होता है किसी, आप मेरे बगल में शायद मुर्गन भाई है, मुर्गन भाई आप, हम लोग म्युनिसिपल काउंसिल था, पहले कितना वार्ड था? पहले 18 था। 18 से 24 वार्ड क्यों हुआ बताइए ना? 18 से 24 वार्ड क्यों हुआ? 18 से 24 वार्ड इसलिए हुआ जब वहां का एरिया का पॉपुलेशन बढ़ने लगा तो उस एरिया को बड़ा करके वार्ड बड़ा करा। कभी भी किसी एरिया का डिलिमिटेशन कैसे होता है? मेरे बगल में एक वार्ड मेंबर भी सुमित्रा जी, कभी भी पंचायत में डिलिमिटेशन कब होता है? अगर पंचायत में 10 वार्ड है, अगर 10 वार्ड में पॉपुलेशन बढ़ने लगता है तो 10 वार्ड से 12 हो जाता है या 14 होता है, जब भी वहां का पॉपुलेशन बढ़ता है। पर ये क्या कारण है कि 2011 का सेंसस को मान के आप डिलिमिटेशन करेंगे? क्यों नया सेंसस नहीं होना चाहिए? 2011 से 2026 मतलब 16 साल, आप 16 साल पुराना पॉपुलेशन के रेशियो के हिसाब से डिलिमिटेशन करोगे। 2016 का सेंसस को आप नहीं मानी, मतलब 2026 में आप सेंसस नहीं कराओगे, समझ नहीं आया हम लोग को। आज आप बोल रहे हो कि 2011 के सेंसस के हिसाब से आप डिलिमिटेशन करोगे और कितना 250 एमपी कुछ बढ़ने वाला है। तो मेरा ये बोलना, अगर आप 2011 के हिसाब से डिलिमिटेशन करोगे 250 एमपी बढ़ेगा, अगर आप 2026 का सेंसस आएगा तो पॉपुलेशन और बढ़ गया होगा, तो ये 250 से क्या पता 350 हो जाएगा, तो महिला को तो और ज्यादा सीट मिल सकता है। आज आप जो 33% रिजर्वेशन दे रहा है 2011 के हिसाब से डिलिमिटेशन करके, अगर ये 2026 के हिसाब से पॉपुलेशन का सेंसस के हिसाब से होगा तो आप जितना आज बोल रहे हो उससे ज्यादा मिलेगा और लेडीज को ज्यादा चांस मिलेगा एमपी इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए, असेंबली इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए। तो आप एक तरह से उनके साथ तो धोखा ही कर रहे हो ना, 2011 का सेंसस को अगर फॉलो करें। और ये सब छोड़ दीजिए क्योंकि ये सारा चीज तो हमको समझ में आ रहा है, सारा चीज जुमला था। हमारा एक ही सवाल है, अगर आपका मंशा क्लियर होता, आप इस बिल को लाना चाहते थे, तो आप क्यों मौजूदा जो नंबर है हमारा 543, उस नंबर में 33% देने में आपको क्या प्रॉब्लम है, ये हम जानना चाहते हैं। हम किसी से जवाब नहीं मांगते इस मंच से, खाली मैं अनिल तिवारी जैसे और उस दयास में जितना लोग बैठे थे उनसे एक ही सवाल पूछना चाहते हैं कि आज मौजूदा जो पार्लियामेंट में जो स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ में पार्लियामेंट में 33% देने में क्या प्रॉब्लम है, इसका जवाब हमको चाहिए। अगर आप हम लोग को सेटिस्फैक्ट्री जवाब देते हैं तो ठीक है, नहीं तो ऐसे भी पूरा देश में तो आंदोलन सारा पार्टी कर ही रहा है, हम लोग भी करेंगे। क्योंकि आप लोगों को बहकाने के लिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए, साथ ही साथ ये जवाब दीजिए ना क्या रीजन था, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने सवाल भी पूछा, जवाब नहीं था। 543 में रिजर्वेशन करने में क्या प्रॉब्लम है? और मैं ये भी साथ ही साथ पूछना चाहूंगा अनिल तिवारी जी, क्या आप अपना पद से रिजाइन करेंगे? अगर वाकई में आप महिला हितैषी बनने का बात कर रहे हो, आप इतना बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप दे दीजिए। शीला सिंह को आप वाइस प्रेसिडेंट क्यों बनाया? आप महिला प्रेसिडेंट बना, देश हमारा प्रदेश का प्रेसिडेंट बना दीजिए ना। आप महिला प्रेसिडेंट बना, उसको वाइस प्रेसिडेंट बनाने का क्या रीजन है? अगर वाकई में बीजेपी पार्टी इतना बड़ा बात बोल रहा है कि हम लोग महिला का अपलिफ्टमेंट के लिए बात कर रहे हैं, वुमेन रिजर्वेशन का बात कर रहे हैं और बाकी सारे पार्टी इनका खिलाफ है, मैं इस मन से बोल रहा हूं क्योंकि क्या पता आगे जाके महिला रिजर्वेशन हो जाए अंडमान में और एमपी, और पूरा ऐसे भी मार्केट में, अंडमान के मार्केट में चर्चा है कि अगर महिला रिजर्वेशन होता है तो शायद बीजेपी से शीला सिंह जी बीजेपी का कैंडिडेट होगा। तो मैं आज अनिल तिवारी से पूछना चाहूंगा, आप तुरंत रिजाइन करिए और शीला सिंह जी को पार्टी का प्रेसिडेंट बना दीजिए ताकि उनको अभी से चांस मिल जाए काम करने के लिए पूरा प्रदेश में। यह हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना, आप नहीं करोगे। लेकिन बोलने के लिए आप बहुत बड़ा बड़ा बात बोलते हो, आरोप लगा देते हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपके अंदर मंशा होता, और मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूंगा, आपको याद होगा आज से कुछ साल पहले हमारा अंडमान में एक डिपार्टमेंट होता था, सोशल वेलफेयर जहाँ पे हमारा ये चेयरपर्सन हुआ करती थी, आपको याद है?
हमारा कांग्रेस से शांता लक्ष्मण सिंह कई साल थी, उसके बाद रत्ना कन्नन मैडम थी, और आखिरी में एक मैडम थी जो गिरीश अरोरा जी, पूनम अरोरा जी। उसके बाद वो डिपार्टमेंट क्या हुआ, वो डिपार्टमेंट क्या काम करता, पूरा अंडमान के लोगों को पता था। महिलाओं का जितना भी इश्यूज था उस डिपार्टमेंट में लोग जाते थे, उस पर बात करते थे, समाधान होता था। आज वो डिपार्टमेंट कहाँ है? आज वो डिपार्टमेंट कहाँ है? किसने बंद किया उस डिपार्टमेंट को? इसका जवाब देंगे? हम तो चाहते हैं आप इसका जवाब दीजिए। आज अगर वो डिपार्टमेंट होता है, एक महिला वहां बैठ, आज बताइए महिला को एड्रेस करने के लिए कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सा सेल है अंडमान में जहां पे कोई ऑफिस खुला, जहां पे लोग जाके अपना प्रॉब्लम सॉल्व बता पाए? हमारा पार्टी में दिन में कम से 10 से 15-20 महिला आती, रो अपना कुछ ना कुछ इश्यू बताती। लेकिन यही चीज जब वो डिपार्टमेंट हुआ करता था, जब उसमें चेयरपर्सन होते थे, तो लोग बैठ के अपना प्रॉब्लम बताते थे कि बहुत सारा प्रॉब्लम है जो एक महिला के साथ ही शेयर कर सकती थी। पर आज कहाँ है? आपने उस डिपार्टमेंट को ही बंद कर दिया, और आप बात कर रहे हो महिला के साथ आप खड़े हो, आपका पार्टी महिला के साथ खड़ा है। ये आपको समझना होगा कि कौन सा पार्टी महिला के साथ खड़ा है, कौन सा पार्टी महिला के साथ नहीं खड़ा है। ये पूरा दुनिया को पता है, इसमें किसी चीज को छुपाने का जरूरत नहीं है। आज मोदी जी ने देश को संबोधन किया, जैसे ये बिल का, क्योंकि आपको इलेक्शन में प्रचार करना है, बंगाल में इलेक्शन है और तमिलनाडु में। मेरा एक सिंपल सा सवाल है, आप इतना महिला हितैषी के हम लोग बात कर रहे हैं, वुमेन रिजर्वेशन जो भी, आज ईरान में इतना बड़ा हमला हुआ, एक स्कूल पे इतना बड़ा हमला हुआ, और स्कूल पे सारे खाली लड़की बच्चे थे जिनका क्या आप आज तो आपको हम लोग सब विश्वगुरु बोल रहे हैं, क्या हमारा इतना फर्ज नहीं बनता था कि हम उस चीज को कंडम करें? इतना मतलब पूरे वर्ल्ड ने उसको कंडम किया, क्या हम उसको कंडम नहीं कर सकते थे? हमने नहीं किया। आप तो विश्वगुरु है। आज असम में हमारी असम की महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा है। बीजेपी ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? किसी नेता ने आके मंच के सामने में बोला? देश का प्रधानमंत्री बोला। आखिर में देश का प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा जब हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उस चीज को पॉइंट आउट किया, तब जाके उन्होंने मुंह खोला। इससे पहले कभी नहीं बोला। आज हाथरस का बात कर ले, बिल्किस बानो का बात कर ले, कभी आपका मुंह नहीं खुला। आप महिला के साथ कहां खड़ा है? आज आपका 16 राज्य में आपका सरकार है, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर, 5 राज्य में आप एनडीए के साथ मिलकर, टोटल 21 राज्य में आपका सरकार है। कितना महिला आप चीफ मिनिस्टर दिया बताइएगा ना? आप महिला हितैषी हो, आप महिला के साथ तो खड़े हो, कांग्रेस तो आपका खिलाफ, महिला का खिलाफ आप बोल रहे हो ना। आप कितने स्टेट में चीफ मिनिस्टर दिया बताइएगा ना? एक स्टेट, पूरा 21 स्टेट में एक स्टेट दिल्ली में आपने महिला चीफ मिनिस्टर बनाया। क्यों नहीं बनाया आपने बाकी स्टेट में? वाकई में आप महिला के सपोर्टर हो और आप उनका सपोर्ट में हो, महिला का अपलिफ्टमेंट करना चाह रहे हो, क्यों नहीं किया आपने? ये बोलने से नहीं होगा, पूरा इतिहास आप जाइएगा। और ये जो मैं बोला ना, आज हमारा जो लीडर्स अंडमान में महिला, जो आज हम लोग फ्यूचर में अगर ये मान के चले, अगर वुमेन रिजर्वेशन बिल आ रहा है और अंडमान का सीट रिजर्व हो रहा है, जो भी पार्टी में, हमारा पार्टी कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी में, जो लीडर्स आज निकल के आया, वो कांग्रेस पार्टी का जो 33% था उसके वजह से निकल के आया। अगर आज वो नहीं होता तो ये लीडर्स हमको देखने को नहीं मिलता। तो ये तो हम तो गर्व के साथ बोल रहे हैं कि हमने अंडमान में भी वो महिला लीडर को, कांग्रेस पार्टी का विजन की वजह से आज हमको इतना लीडर्स देखने को मिल रहा है। पर आपने क्या किया? आपने तो कुछ नहीं किया। हमने देश का पहला वुमन प्राइम मिनिस्टर दिया इंदिरा गांधी जी, हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिया, हमने स्पीकर दिया, हमने बहुत सारा पोस्ट में कांग्रेस ने महिला को सामने खड़ा किया। पर आपने क्या किया? आपने तो कभी कुछ नहीं किया। तो ये चीज आपको समझना होगा, और ये जो झूठ फैलाने का काम बंद करे बीजेपी, और काम का बात करे। आप बुलाइएगा ना, मिनिस्टर को बुलाइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। जिस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर आ रहा है, कम से कम उस आया है ना, हमारे पैसे से है ना, टैक्स का पैसा से कम फिशरी सेक्टर का 2 बात करके तो चले जाते। मैंने जो आज मुद्दा आपके सामने में रखा, जो आज फिशरमैन सबसे ज्यादा सफर करे, आज हमारे पास डीजल का सब्सिडी नहीं है, आज हमारे पास मच्छी पकड़ने का, जो मच्छी हम मेलैंड बेच रहे थे पहले, हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी हुआ करता था, आज वो खत्म हो गया। आज हमारा जो करंट बिल का जो टैरिफ है, आज वो इंडस्ट्रियल रेट में हम पैसा दे रहे हैं। ये सारे चीज को आप एड्रेस करिए ना। आपके पास तो जादुई बटन है मोदी जी के पास और अमित शाह। रात को बटन दबाता, सुबह नोटबंदी हो जाता, रात को बटन दबाता, अंडमान का नाम चेंज हो जाता, रात को बटन दबाता, नील हैवलक का नाम चेंज हो। तो आप ऐसा कुछ बटन दबाइए ना, बटन है आपके पास, आप दबाइए और अंडमान का ये जितना मैंने प्रॉब्लम बोला, इसको आप सॉल्व करिए, तुरंत सॉल्व करिए। क्योंकि मंत्री बटन दबाते अंडमान पहुंच जा रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने वहां बटन दबाया, एक मंत्री इधर आ गया। आप सब ये भी सोचिए। और एक चीज मुझे बोलना था, आप आज वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में बात कर रहे हो और कांग्रेस के ऊपर, इनके पास इनका जो कैबिनेट है, इनका जो पूरा मंत्रालय है, 70 आई थिंक 80 कुछ इनका मिनिस्टर है, 70 to 80 एग्जैक्ट नंबर आप सर्च कर लेना, जिसमें कितना मिनिस्टर इनका कैबिनेट रैंक में, जो फुल फ्लेज, खाली 2 मंत्री है इनके पास, और बाकी इनके पास आई थिंक 8 या 9। तो आप अपना कैबिनेट में पहले मंत्री बनाइए ना। आज 2 ही मंत्री फुल फ्लेज आपके पास, क्योंकि तभी तो ना आपके पास इस इश्यू को एड्रेस करने के लिए भी आप
जॉर्ज कुरियन जी को लाया। अगर कोई महिला मिनिस्टर आकर एड्रेस करता तो शायद हम लोग को लगता देखो मोदी जी ने पहले से अपना मंत्रालय में लेडीज को जगह दिया। आपने कितने लेडीज को जगह दिया अपने मंत्रालय में, ये आपको बताना पड़ेगा। इतिहास गवाह है, सबसे कम रिप्रेजेंटेशन, ये अभी जो जो 2024 का जो गवर्नमेंट बना है, सबसे वुमन कम रिप्रेजेंटेशन मिनिस्टर्स इसी गवर्नमेंट में है। ये आप सर्च कर लीजिएगा ना। तो ये बेसिक चीज था। आगे बहुत मौका मिलेगा, बहुत सारा बात है आप लोगों के सामने में रखने के लिए। अगर आपका कोई सवाल है तो पूछिएगा, पूछिए। जॉन जी, क्या लगता है बीजेपी जो वुमेन रिजर्वेशन को लेकर हंगामा मचा रही है, वो वोटर्स को जो है, जो इलेक्शन अभी 23 तारीख को वेस्ट बंगाल में है, उसके बाद साउथ में है, आपको लगता है कि वो अपनी तरफ डाइवर्ट कर पाएंगी? मैडम सिंपल सा रीजन है, हमारी देश की महिला बहुत समझदार है और उसी साथ ही साथ हमारा द्वीप का भी महिला बहुत समझदार है। अगर इनका झूठा जुमला में अगर हमारी महिला आ गई होती तो इनका जो नारा था ना, अब की बार 400 पार, वो 240 में नहीं रुकता। जब इनको ये चीज़ समझ आ गया कि हमने जो जुमला 2023 में महिला आरक्षण के नाम पे देश की महिलाओं को दिया है, क्योंकि बिल तो लाए, जो आज ये बात कर रही है बिल, इस चीज़ में जो आप उसी टाइम 2023 में इंप्लीमेंट कर देते, 2024 में रिजर्वेशन मिल जाता, महिला कंटेस्ट कर ले, क्योंकि आपकी मंशा थी नहीं ना, आप चाहते ही नहीं वो चीज़ को लाना है। आप खाली मतलब उस बिल को पास कराना आपका मकसद नहीं, खाली प्रचार करना आपका मकसद है। तो ये 2023 में जब ये बिल लाया, आपने पूरा 2024 में उसको पूरा कैंपेन में आपने यूज किया कि हमने महिलाओं के लिए किया, हमने महिलाओं का बिल पास किया। तो आपको जब रिजल्ट मिला आपकी बार 400 पर, 2040 में अब रुक गए। तो जब आपको चीज़ लगने लगा कि भाई ये तो गड़बड़ हो गया, हम तो वुमन कार्ड प्ले करने के बाद भी हमको सीट नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ में इनको दिमाग आया कि कुछ और नया गेम करे, कुछ और एक नया जुमला पकड़ा दे लोगों के अंदर में। सेम चीज़ महिला समझ रही है चीज़, पूरा देश आप जाइए ना इंटरनेट पे, इंटरनेट आज उठा के देखिएगा ना, लोग क्या क्या नहीं बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो बात करेगा नहीं, आपको भी पता है। आज जिस चीज़ से आप रिकॉर्ड कर रहे हो, जिस माध्यम से मैं अपना बात को आप तक पहुंचाना चाह रहा हूँ, वो टेक्नोलॉजी भी कांग्रेस का देन है मैडम। आज अगर राजीव गांधी जी का वो ड्रीम नहीं होता, इंटरनेट या मोबाइल टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर नहीं लाता, आपको याद करना चाहिए, आप जाइए इंटरनेट में देखिए सबसे ज़्यादा अपोज कंप्यूटर लाने टाइम कौन किया था, किस पार्टी ने किया था, किस पार्टी ने सबसे ज़्यादा इस चीज़ को अपोज किया, ये चीज़ आपको समझना। उनका ये कहना था कि कंप्यूटर आएगा तो बेरोजगारी बढ़ जाएगा। आप जाइए इंटरनेट में सर्च करिए, ये सारा हिस्ट्री है। आज इस कंप्यूटर के आने की वजह से ये सारा चीज़ इतना आसानी से हो रहा है। आज आधार को सबसे पहले किसने अपोज किया था? आधार कार्ड को मोदी जी ने अपोज किया था, बीजेपी ने अपोज किया था। आज आधार हमारा सब चीज़ का आधार बन गया, हर चीज़ में आपको आधार कार्ड चाहिए। तो ये हमको समझना पड़े। आज देश का जनता, देश की महिला ये सारा जुमला में फंसने वाली नहीं है। इनको पता हो गया था कि कहीं ना कहीं इनका जनाधार धीरे धीरे कम हो रहा है, और वहाँ ममता दीदी का इलेक्शन है, उसमें कैसे भी सेंधमारी करना है, वहाँ से वोट चोरी करना है, जो भी करना है, उसके लिए पूरा देश का संसाधन को, गवर्नमेंट का संसाधन को यूज करके पब्लिसिटी करने के लिए पूरा खेल रचा गया, और बहुत प्लान के साथ किया गया, स्ट्रैटेजी के साथ, जो कि सबको पता है, वेल प्लान था ये चीज़। दूसरा सवाल है कि बीजेपी जो हमारी लोकल बीजेपी पार्टी है, इसमें भी महिलाएं हैं, और कल भी जब मिनिस्टर आए थे मैंने ये भी सवाल पूछा, जिस तरह से महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है पूरे देश में, बीजेपी अपना जो है एक वर्ड नहीं बोल रही, आवाज़ नहीं उठाई है। आपको नहीं लगता है कि लोकल बीजेपी के अंदर इतना महिलाएं हैं, सबके घर में बच्चे होंगे, उनको भी एक इनिशिएटिव लेना चाहिए कि जो गलत है उसको लेके हम भी बोले? क्या लगता है, सत्ता जो कुर्सी है, कुर्सी को बचा कर रखने के लिए ये सिर्फ बीजेपी का जो भी अन्याय चल रहा है उसमें, और जो भी गलत धारणा, जो भी गलत बातें हो रही है उसमें सिर्फ हाथ में हाथ लगाने की खुशी है? यहाँ की महिलाएं जो हमारे यहाँ के विदेश की भी नहीं बोल रही, तो हमारे द्वीप समूह में जो बीजेपी की महिलाएं हैं, नेता है, जो सपोर्टर्स है, उनको लेके बोलना चाहते हैं। मैडम मैं इसलिए मैंने शुरू में ही बोला ना, आज जो महिला उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के बात कर रही थी, अगर आज उनको वहाँ पे बैठ के बोलने का अगर मौका मिला है, वो अपलिफ्टमेंट मिला है, वो कांग्रेस पार्टी का देन है। अगर वो पंचायत में या म्यूनसिपल में या चेयरमैन नहीं बनती तो आज आपको वो जगह नहीं मिलता, आज आपको पहचान नहीं मिलता। वो पहचान देने वाला कांग्रेस पार्टी। और आपने जो चीज़ पूछा कि हमारे यहाँ की महिला, या हमारे नहीं पूरे देश में कोई आवाज़ मोदी जी और अमित शाह जी के खिलाफ उठा पाएगा? आपको पता लगता है? आप सोशल मीडिया में ज़्यादा चला दीजिए, आपका चैनल बंद हो जाएगा, आपका यूट्यूब बंद हो जाएगा। मैडम आप जिस तरह का सवाल मुझसे कर रही हो, जिस तरह का सवाल आपने शायद जॉर्ज कुरियन जी से पूछा, बहुत जल्दी शायद आपका चैनल भी बंद हो जाएगा, क्योंकि देश में आज यही हालत है। जो सवाल आज जो भी यूट्यूबर हो, जो भी लोग बीजेपी गवर्नमेंट से या मोदी जी से, अमित शाह जी से सवाल पूछता है, या तो उनका कंटेंट डिलीट कर दिया जाएगा या तो उनका चैनल बंद कर दिया जाएगा। तो आज लोगों के अंदर एक ख्वाब है, डर है
जैसा ममता जी के अभी चुनाव था, आप बताइए ना, चुनाव से थोड़े दिन पहले वहाँ ईडी का रेड हुआ, चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन ने क्या नहीं किया वहाँ पे, कई करीब करीब 90 लाख 1 करोड़ के लोगों का नाम काट दिया। ये सब क्या है मैडम? ये तो हमको समझना होगा। आज तो पूरा सिस्टम उनके पास है, आप कुछ बोलिए, कोई किसी के अंदर हिम्मत ही नहीं है। अरे मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा। आज से कुछ दिन पहले हमारे कांग्रेस पार्टी के सामने में एक धरना हुआ था मैडम, एक पुतला जलाने का कोशिश किया, आग जलाने का कोशिश किया। हमारे लोग भी सामने का, अगर हमारा नेता का पुतला हमारे पार्टी के ऑफिस के सामने अगर जलाएंगे तो हम तो चुपचाप से बैठ के देखेंगे तो नहीं। उनने जलाने का कोशिश किया, हमने रोकने का कोशिश किया। तो हमको रोकना और जलाने वाले को रोकने का काम पुलिस वाला कर रहे थे कि वहाँ में कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हो जिसकी वजह से वहाँ न्यूसेंस क्रिएट हो। पुलिस अपना जो लॉ एंड ऑर्डर का काम करना था वो उन्होंने किया, लेकिन अल्टीमेट हुआ क्या हुआ बताइए? आपको सबको पता होगा। जो SHO वहाँ का था उसको उठा के फेंक दिया, उसको क्या बोलेंगे, पुलिस लाइन भेज दिया। ये कहाँ का इंसाफ है मैडम? जो पुलिस अपना ड्यूटी कर रहा था कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम ना हो, कुछ न्यूसेंस ना क्रिएट हो, कोई आदमी हमारा ऑफिस के सामने अगर पुतला जलाएगा, हम जलाने देंगे मैडम? जलाइए ना आप आके, हम जलाने देंगे, देखते हैं। तो ये तो नहीं हो सकता। तो ये कहीं ना कहीं आप अभी देखिए, आज पुलिस डिपार्टमेंट में क्या मैसेज गया होगा बताइए? कल को कोई पुलिस ऑफिसर ईमानदारी से ड्यूटी कर पाएगा? उनको तो डर रहेगा कि भाई हम कुछ करेगा, कहीं बीजेपी वाला मेरा ट्रांसफर ना कर दे, कहीं मेरे को सस्पेंड ना करा दे, कहीं मेरे को पुलिस लाइन ना भिजवा दे। उनके अंदर तो ये रहेगा। आज आपने क्या मैसेज दिया अंडमान निकोबार पुलिस के अंदर? जो अंडमान निकोबार पुलिस में हमारा जो ऑफिसर्स है, जो SHOs है, जितने भी अफसर है जो अच्छे तरह से काम कर रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज दिया? जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं उनको तो यही आपने मैसेज दिया कि भाई आप बीजेपी का सुन के चलो, बीजेपी का काम करो, नहीं तो आपका ट्रांसफर हो जाएगा, आपको लाइन भेज दिया जाएगा। आपने तो यही मैसेज दिया ना। तो यही जवाब है मैडम। कोई उनके खिलाफ में आवाज नहीं उठा सकता क्योंकि सबका मुंह में ताला लगा दिया मोदी जी और अमित शाह ने। 11 साल से बीजेपी सत्ता में है, हटने का नाम नहीं ले रहा है, हर तरह का प्रयास है कि सत्ता छोड़कर ना जाना पड़े। ऑपोजिशन और कांग्रेस क्या लग रहा है आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हरा पाएगी और उनसे सत्ता छीन सकेगी? मैडम बात यहाँ कांग्रेस का या अपोजिशन का नहीं है मैडम, यहाँ बात है लोगों, देश की जनता का है। देश का जनता धीरे धीरे अवेयर हो रहा है मैडम, तभी तो इस तरह का चीज़ें ला रही है ना बीजेपी पार्टी। कहीं ना कहीं इनका जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, इनका IB रिपोर्ट है, इनके CID रिपोर्ट्स है, इनको पता तो चल रहा है कि देश में लोग उनके बारे में क्या सोच रहा है। तभी तो इस तरह का पॉलिसीज लाया है, डिलिमिटेशन लाया। आप अपना नंबर बढ़ा रहे हो, जहाँ जहाँ आपका हिंदी बेल्ट है, जहाँ जहाँ बीजेपी का चीफ मिनिस्टर्स है, जहाँ जहाँ उनका स्टेट में पावर है, आप वहाँ ज़्यादा नंबर्स बढ़ा दोगे तो आप सीधा रास्ता से चुन के तो आने का आपके पास नहीं है। क्योंकि हम सभी को पता है ये बिना वोट चोरी का ये इलेक्शन जीत ही नहीं सकते हैं। मैं अंडमान पहले भी आपको बोला मैडम, आज भी मैं आपको बोलता हूँ, अगर अंडमान में भी ईमानदारी से चुनाव हुआ होता तो आज अंडमान में विष्णु बजराई जी MP नहीं होते। मैं आज भी इस जगह से बोल रहा हूँ, उसका जीता जागता सबूत है। मैं आज पूछना दोबारा, चलो आपने सवाल पूछा तो मैं दोबारा से उस सवाल आपके सामने रखता हूँ कि जो FIR हम लोगों ने कराया था कि अंडमान में कुछ लोग मिलकर अंडमान का वोटर्स का नाम का, आपने तो रिपोर्टिंग किया था मैडम, इवन आई थिंक आपका मदर का नाम भी नहीं था वोट डालने। मैं पूछना चाहता हूं मैडम, अंडमान में इलेक्शन 2024 के इलेक्शन के दौरान जो FIR हम लोगों ने कराया था और हम लोग के प्रेशर में, ये FIR किसी और ने नहीं, ARO ने खुद कराया, वो FIR का क्या रिजल्ट हुआ? उसमें 5-6 मोबाइल नंबर मेंशन थे जिन लोगों ने अंडमान में वोट काटने का काम कर रहा था, वोट डिलीट करने का काम कर रहा था और नया नाम जोड़ने का काम कर रहा था। उन लोगों पर आपने क्या एक्शन लिया? वो कौन लोग हैं? उस केस का निष्कर्ष क्या पहुंचा है? ये हमको जानना है मैडम। अगर ईमानदारी से चुनाव लड़ा होता तो अंडमान में कभी बीजेपी नहीं जीतता। क्योंकि आपने उनका विष्णु जी का भाषण सुना होगा ना मैडम, सुना है ना? क्या बोला है? जो लोग हमको वोट नहीं दिया उनका क्या होगा? और मैं आज वुमन रिजर्वेशन का बात ही चल रहा है, चलिए मैं बोलूंगा, जो लोग उनको वोट नहीं दिया, कितने लोग नहीं दिया बताइए मैडम? कुलदीप जी को शायद आई थिंक 80,000 कुछ मिला है, जो भी मिला, तो उसमें कुछ नहीं तो 40 से 50,000 तो वुमन होंगे। तो आप उन सारे महिलाओं को भी तो गाली दिया ना कि जो लोग हमको वोट नहीं दिया, हम तुम लोगों को देख लेगा, हम ये कर देगा, वो कर देगा। निकोबारी वोट नहीं दिया तो उसमें भी तो महिला, आपने क्या सम्मान किया उन महिलाओं का? आपने तो धमकी दिया, आपने तो गाली दिया उनको कि जो लोग वोट नहीं दिया आप उनको देख लोगे। तो आप इस मुद्दे पे आप लोग तो बात नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता कि आपके अंदर वो राइट्स नहीं है कि आप इशू पे बात करें। आप पहले जवाब दो ना। आपका MP हमारे लेडीज को गाली दे रहा है, आपका MP हमारे ट्राइबल्स को गाली दे रहा है, उस ट्राइबल्स में जितने महिला है उनको गाली दे रहा है, कांग्रेस पार्टी में जितने महिला जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया आप उनको गाली दे रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं इसका जवाब तो देना पड़ेगा। और अंडमान में चोरी करके आप कितना दिन इलेक्शन जीतोगे मैडम? आप थोड़े दिन पहले जहां CCS का इलेक्शन हुआ, बीजेपी अपना कैंडिडेट नहीं दिया। अगर आपका जनाधार इतना है अंडमान में डिगलीपुर से कैंपल पे, तो बीजेपी अपना पूरा कैंडिडेट दे देता, बीजेपी जीतता। आज चेयरमैन आप बना लेते, CCS का सेक्रेटरी आप बनाते। तो नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको मालूम है वो इलेक्शन बैलेट से था मैडम,
वो इलेक्शन बैलेट से था, वो मशीन से नहीं था। तो यही रीज़न है मैडम।